अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। मेरे शौहर की उम्र 60 साल थी, लेकिन वो एक 35 साला जवान मर्द लगता था। इसने खुद को इस तरह से बनाया हुआ था कि कोई भी औरत इसके सामने टिक नहीं पाती थी। इसकी 4 बीवियां पहले से ही थी। मैं इसकी 5वीं बीवी थी। इस्लाम ने सिर्फ 4 की इजाज़त दी है, लेकिन मेरा शौहर हमेशा ही कोई ऐसा अनोखा काम करता था जो सबकी नज़रों में आ जाता था। इसके पास दुनिया जहां की दौलत मौजूद थी, इसीलिए सब ही अपनी बेटी इसके हवाले कर देते थे। मेरी आंखें नम हो रही थीं। मुझे खौफ महसूस हो रहा था। अगर उससे गुस्सा आ गया और वो मेरे कमरे में आ गया तो न जाने मेरा क्या हश्र करेगा। वैसे ही इस एक हफ्ते में मैं बहुत कुछ सह चुकी थी। मेरी सौतन भी अच्छी नहीं थी। वो लोग अगर गुस्सा होती तो मुझे अपनी लपेट में ले लेती थी। कल रात भी गुस्से में आकर इन चारों ने मिलकर मुझे मारा था। मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। मैं जानती थी मेरे शौहर इस वजह से ही इन सब पर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ मेरी वजह से गुस्सा नहीं बल्कि किसी और बात पर गुस्सा हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और उनकी एक बीवी मुझे देखते हुए बोली, ज़मान तुम्हें कमरे में बुला रहे हैं, जबकि मेरी सांस सीने में ही अटके गई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। खौफ की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। मैं समझ चुकी थी कि अब बहुत बुरा होने वाला है और मुझे नहीं मालूम था कि आज तो मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ने वाली है। आज मेरी इज्जत नफ्स का कत्ल होने वाला है। मैं किसी भी बात से वाकिफ नहीं थी। बस अपनी सौतन के बुलाने पर अपनी जगह से खड़ी हुई थी और दुपट्टा अपने सर पर जमाते हुए कमरे से बाहर आ गई। मेरा दिल ऐसा हो रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मेरे जिस्म पर लर्जा तारी था। हथेली नम हो रही थी। आंखों में पानी आ रहा था, जबकि मेरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था। मैं जैसे ही बराबर वाले कमरे में दाखिल हुई तो मेरा शौहर एक हुक्मरान की मानद सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द दासी बनी मेरी तमाम सौतनें बैठी इसके हुक्म की ताबेदार थीं। मैं खामोशी से इनके पास जाकर खड़ी हो गई। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो ज़बरदस्ती मेरे चचा ताया ने मेरे साथ की थी वो मुझे खून के आंसू रुलाने के लिए काफ़ी थी। आज मुझे एहसास हो रहा था जिन बच्चों के माँ बाप हयात नहीं होते उनके साथ ऐसा ही होता है। कुछ तो बोलना ही था, इसीलिए हिम्मत करके इन्हें सलाम किया, जिसका जवाब मुस्कुरा कर दिया गया था और वो अपनी रोबदार आवाज़ में बोले, जख्म कैसे हैं तुम्हारे। जबकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहे हों। मैं फौरन ही भर्राई हुई आवाज़ में बोली, अब ठीक है, क्या मैं अपने कमरे में चली जाऊं? जबकि वो फौरन ही बुलंद बांग कहका लगाते हुए बोले, अरे अभी कहाँ ज़ौजा, अभी तो बहुत कुछ करना है तुम्हारे साथ। इनका लहजा जुमानी था, जबकि इन चारों औरतों ने मुझे नफरत से देखकर सर झटका था। वो हम पांचों की तरफ देखते हुए बोले, पहले तो मैं तुम सबको ये बता दूं कि मुझे ज़रा भी हुक्म अदूली पसंद नहीं है, और जो शख्स भी मेरी हुक्म अदूली करेगा उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम लोगों को तलाक देने में। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं फिर शादी कर सकता हूँ। आज मैं तुम सबको बता दूं, जो मैं तुम सबके साथ अकेले में करता हूँ, आज मैं साथ में करना चाहता हूँ, सबके सामने। जबकि ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो क्या कहना चाह रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबकि मेरी बड़ी सौतन कहने लगी, ज़मान आप ऐसा नहीं कर सकते, सबका एक दूसरे से पर्दा होता है और मियाँ बीवी अकेले में ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। वो अभी महज इतना ही बोली थी कि ज़मान ने इसके मुंह पर एक घुमाता हुआ सन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी ताब ना लाते हुए वो ज़मीन बोस हो गई थी। और मेरे शौहर इसके हाथ पर अपना जूता रखते हुए बोले, मेरे सामने ज़्यादा ज़बान चलाई तो तुझे अभी यहाँ पर कत्ल कर दूंगा। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। खड़ी हो जाओ चारों और फौरन ही बिस्तर पर चलो। जबकि मेरी जान पर बन आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी क्या करना चाह रहा है।
वैसे ही मार खाने के बायस मेरे जिस्म में इतनी जान बाकी नहीं थी कि मैं किसी के वजूद को अपने वजूद पर झील सकती, लेकिन अगर मैं इसके सामने कुछ भी कहती तो ये मेरी चमड़ी उधेड़ सकता था और मैं मज़ीद ज़ख्म अपने जिस्म पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसे ही इसने बड़ी सौतन को उठाकर बिस्तर पर पटका और इसके कपड़े। मेरा नाम मनाहिल है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने माँ बाप की एक इकलौती और लाडली औलाद थी। मेरे बाप ने मुझे शहजादियों जैसा मान बख्शा था। मेरी माँ की तो मैं लाडो परी थी, लेकिन जब इन दोनों का इंतकाल हुआ तो मुझे आसमान से ज़मीन पर पटक दिया गया था। ऐसा महसूस होता था जैसे कदमों तले ज़मीन ही ना रही हो। मैं कहीं की नहीं रही थी। एक रोज़ अपनी खाला के घर से मैं अपने घर आई और सामने बरामदे में अपने माँ बाप की मैयत को देखा तो मैं टूट कर बिखरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारे साथ अचानक से क्या हो गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं। मेरा रो रो के बुरा हाल हो रहा था। किसी ने भी मुझे सहारा नहीं दिया था। मोहल्ले वाले भी बेहिस बन गए थे, क्योंकि सबको मालूम था जो भी मेरे सर पर हाथ रखेगा उसी को मेरी कफालत करनी पड़ेगी। और यही हाल मेरे चचा और ताया का भी था। मुझे तो हैरत इस बात पर थी कि जिस खाला पर मैं जान वारती थी वो भी मुझसे बदजन हो गई थी और गुस्से में आकर बोल रही थी, किस बात का वावेला मचा रही हो? जाने वाले चले गए हैं, बस अब चुप हो जाओ। जबकि मैं इन्हें हैरान होकर देख रही थी। ये वही खाला है जो अपनी बहन और अपनी भांजी पर जान देती थी, और अब ये किस तरह का रवैया इख्तियार कर रही थी। लेकिन मैंने खून के घूंट पी लिए थे और अपने एक मोहल्ला के चचा नसीम को अपनी सोने की झुमकियां दी थी, जिसके बदले उन्होंने मेरे माँ बाप की तदफीन का इंतज़ाम किया था। यतीमी मेरे सर पर छाई हुई थी और सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। वो घर मुझे अकेला काटने को दौड़ता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिल फटने के करीब हो जाता था। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था और अम्मा अब्बा के इंतकाल को 2 महीने गुजर गए थे। हमारे ऊपर वाले पोर्शन में मेरी एक वाहिद किराएदार ही थी, जिसकी बदौलत अभी तक सुकून की ज़िंदगी मैं बसर कर रही थी। वहाँ से किराया आ जाता था और मेरा गुजर बसर आराम से हो रहा था। अच्छी खातून थी, इसीलिए मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब औलाद के सर पर माँ बाप का साया ना हो तो बहुत से लोग पाप बनकर खड़े हो जाते हैं। एक रोज़ मेरे चचा और ताया दोनों एक साथ हमारे घर आए। मैं इन दोनों को देखकर हैरान हो गई थी। इंतकाल के 3 महीने बाद वो हमारे घर आए थे और बरामदे में खामोशी से बैठे हुए थे। मुझे इन्हें देखते ही अपना बाप याद आया था। बाबा इन दोनों भाइयों पर जान वारते थे। हम माँ बेटी से छुपकर वो इनसे मिलने के लिए जाते थे, क्योंकि मैं इन्हें यही समझाती थी, जब आपका कोई नहीं तो आप क्यों इनके सगे बनना चाह रहे हैं। जब ये आपसे मुलाकात नहीं करना चाहते तो छोड़ दें। लेकिन फिर भी बाबा इनके पास जाकर इनको अपनाइयत का एहसास दिलाते थे कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और आज इन दोनों को देखकर मुझे बेतहाशा रोना आ रहा था। मैं ताया के गले से लगकर बहुत रोई थी, जबकि उन्होंने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखा था। मुझे लगा शायद इन्हें एहसास हो गया है, इसीलिए मुझसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन मेरी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई थी। उन्होंने मुझे अपने साथ आने की दावत दी। ये सब कुछ मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन था, क्योंकि ये लोग मुझसे इतने बदजन थे जिसकी कोई हद नहीं थी, और अब अचानक से इतनी मोहब्बत निछावर करना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने ज़्यादा ज़ोर डाला तो मजबूरन मैंने अपने कुछ कपड़े एक थैली में डाले थे और इनके साथ इनके घर की जानब रवाना हो गई थी। वहाँ गई तो सब ने मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया था। इनके बच्चे मेरा बहुत ख्याल कर रहे थे और इनकी बीवियाँ तो मुझ पर सदके वारी जा रही थी। ये सब कुछ मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन था और मुझे खुशी भी महसूस हो रही थी। 3 महीने बाद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, वरना तो मैं उदास उदास ही रहती थी। मुझे लगा था शायद खून जोश मार चुका है, इसीलिए इन लोगों को मेरा एहसास हो रहा है। लेकिन ये खाम ख्याली बहुत जल्द मेरी दूर हो गई थी। तकरीबन 2 दिन के बाद एक आदमी उनके घर आया था और मुझे एक शो पीस की तरह इसके सामने बिठा दिया गया था। मैं समझी शायद चचा ताया मेरा रिश्ता करना चाहते हैं और मुझे लड़के वालों के सामने पेश कर रहे हैं।
मैं इनको दिल से दुआएं दे रही थी कि वो अपनी बेटी का नहीं सोच रहे बल्कि मेरा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। सामने एक 65 साल का बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। मैं यही समझी शायद लड़के का बाप होगा, इसीलिए खामोशी से बैठी रही। और थोड़ी देर बाद जब मेरी चची मेरे कान में ये बोलकर चली गई कि तुम लड़के से बात कर लो, हम लोग आते हैं, तो मैं हैरत का शिकार रह गई थी। क्या मेरे सामने बैठा हुआ वो 65 साल का मर्द मेरा होने वाला शौहर था? ये ख्याल आते ही मैं हत्थे से उखड़ गई थी और इसी पल अपनी जगह से खड़ी होकर गुस्से से चिल्लाई थी, मैं मरती मर जाऊंगी, लेकिन इस बूढ़े शख्स से शादी नहीं करूंगी। आप लोगों ने क्या मेरी जिंदगी को खेल समझा हुआ है? ना मैं आप लोगों से कुछ मांग रही हूँ, ना आप लोगों से कुछ ले रही हूँ, तो मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? यहाँ पर मैं गुस्से से धाड़ती हुई अपने कमरे में आ गई थी और अपना सामान समेटने लगी थी, जबकि इतनी ही देर में चचा और ताया भी घर आ गए थे और वो बूढ़ा शख्स अभी तक ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कुराहट थी। मैं दंदनाती हुई इस घर से निकलने लगी तो इसी पल मेरे चचा ने मेरा बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में थामा था और मेरे चेहरे पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगे, बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। 2 दिन तुम्हें अपने घर में रखा है, आसान बात नहीं है, और अगर ज्यादा बोला तो अभी के अभी तुम्हें मार कर इस जमीन के नीचे दफन कर दूंगा। हमारी इज्जत हो तुम, तुम्हें रुखसत करना हमारा फर्ज है, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। वो गुस्से से घसीटते हुए मुझे ड्राइंग रूम में लाए थे और इस बूढ़े शख्स के कदमों में फेंक दिया था, जबकि मेरी सांस सीने में अटक गई थी। जब इस आदमी ने मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेरा था, मैंने रोते हुए अपने ताया को देखा और इनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम खाएं, क्यों मेरी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं? इस आदमी की उम्र तो देखें, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। मैं अपने घर में खुश हूँ, किराया आ जाता है, मेरा गुजर बसर हो रहा है। क्यों मेरी जिंदगी में आप लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं? जबकि मेरे ताया गुस्से से फुंकारे, किसी से आशकी लगा ली है जो इतना रोना डाल रही है? बकवास बंद करो, तुम्हारी वही शादी होगी जहां हम चाहेंगे। और अचानक ही उन्होंने इस बूढ़े शख्स को मुखातिब किया, जमान साहब, लड़की तैयार है, अगर आप कहें तो अभी रुखसत कर देता हूँ। जबकि वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, बिल्कुल मुझे मंजूर है, निकाह ख्वाह को बुलाओ, हम अभी शादी करना चाहते हैं। जबकि मेरा रो रो के बुरा हाल था। मैं किसी भी तरह यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैं इतना समझ गई थी कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल तरीन अमल है। इस शख्स ने मुझे फौरन ही अपने बराबर में बिठा दिया था, जबकि मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था। लेकिन उसने मुझे इस तरह से काबू किया हुआ था कि मैं बहुत मुश्किल से सांस ले पा रही थी। थोड़ी देर बाद ही निकाह ख्वाह आ गए थे और उन्होंने मुझे देखते ही पहला तबसरा किया था, अगर लड़की राजी नहीं तो मैं ये निकाह नहीं कर सकता। और ये कहने की देर थी कि जमान साहब ने अपनी जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकालकर मौलवी के मुंह पर मारी थी और इसके बाद खामोशी से मेरा निकाह पढ़ा दिया गया था। वाकई ये दुनिया पैसों की है, यहाँ पर किसी के जज्बात को अहमियत दी ही नहीं जाती, और आज मेरे साथ भी यही कुछ हुआ था। मैं रोती रह गई थी, लेकिन मुझे इस बूढ़े आदमी के साथ रुखसत कर दिया गया था। इसकी गाड़ी बहुत शानदार थी और इसका घर तो देखने लायक था। वो सीधा मुझे अपने कमरे में लाया था और अपना हक लेने लगा था। धीरे धीरे वो अपनी तमाम हदें तजावुज करता जा रहा था, जबकि मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं इन सब चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं थी। मैंने भी आम लड़कियों की तरह बहुत से ख्वाब सजाए थे, लेकिन जब वो ख्वाब टूट गए तो मेरी आंखें भर आई थी। मुझे लगा था कि मेरे लिए कमरा सजाया जाएगा, मुझे दुल्हन का मान दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। ज़मान साहब की उम्र 65 साल थी, लेकिन वो बिल्कुल 40 साल मर्द जैसी ताकत रखते थे। उन्होंने चंद ही पल में मुझे तोड़कर रख दिया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म पर से कोई गाड़ी गुजर गई हो और मुझे कुचल कर रख दिया। अगली सुबह मेरे लिए काफी हैरान कुन थी, जब अचानक ही दरवाजा खुला था और 4 औरतें कमरे में दाखिल हुई थीं। वो भी देखने में बहुत खूबसूरत थीं। उन्होंने आते ही मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था और चारों की एक ही गर्दान थी, तू हमारे शौहर पर कब्जा करेगी, तुझसे पहले हम इसकी बीवियां हैं, तुझे मार देंगे, लेकिन अब यहाँ रहने नहीं देंगे।
इसकी बातों से मैं इतना समझ गई थी कि ज़मान साहब की 4 बीवियां और हैं। मैं इनके आगे हाथ जोड़ रही थी कि मैं इन सब चीज़ों के लिए राज़ी नहीं थी। ये सब मेरे साथ ज़बरदस्ती किया गया है, लेकिन वो तो यकीन ही नहीं कर रही थी। इनके हाथ किसी मशीन की तरह चल रहे थे और मुझे पीट के रख दिया था। मेरी हालत अब ऐसी हो गई थी जैसे अगर मुझे मज़ीद मारा गया तो मैं मर ही जाऊंगी। थोड़ी देर बाद ही ज़मान साहब ने आकर मुझे बचाया था। उनके आते ही वो चारों तीर की तरह सीधी हो गई थी और फौरन ही कमरे से बाहर चली गई थी। धीरे धीरे मुझे तमाम कहानियां समझ आती जा रही थी। इस आदमी के पास पैसा बहुत था और वो पैसों का लालच देकर ही कम उम्र लड़कियों से शादी करता था। बस इसकी बड़ी बीवी ही थोड़ी उम्र दराज थी जो इसकी माँ की पसंद थी, और बाकी 3 मुझसे थोड़ी बहुत बड़ी थी, और उसने ये सब पैसे के जोर पर किया था। वाकई अगर इंसान के पास पैसा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अब ये हर रोज ही होने लगा था। जब जब वो मेरे करीब आकर अपना हक वसूल करता था, उसके अगले रोज ही इसकी बीवियां आकर मुझे मारती थी। कल रात भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। ज़मान साहब मेरे करीब आए थे और उन्होंने अपना हक वसूल किया था। मैं खामोश रही थी क्योंकि मैं जानती थी मैं यहाँ बेबस हूँ। मेरे सर पर कोई वाली वारिस नहीं है। अगर मैं लड़ झगड़ कर इस शख्स से तलाक ले लेती हूँ तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। मुझे सब ही लान तान करते, न जाने किन किन इल्काबात से मुझे नवाजा जाता था। यही वजह थी कि मैं खामोश थी और इसके जुल्म सह रही थी। हमारी शादी को 1 हफ्ता हो गया था और अभी सुबह ही औरतें मुझे मार कर गई थी, और अब ज़मान साहब का कमरे में बुलाना और फिर ऐसा मुतालबा करना मुझे हैरत में मुब्तला कर चुका था। उन्होंने अपनी बड़ी बीवी को उठाकर बेड पर पटक दिया था, जबकि मेरी डर से मेरी चीखें निकल गई थी। वो मजीद कुछ और करते इससे पहले ही पुलिस का सायरन बजने लगा था। हम सब ही हवास बाख्ता हो गए थे। वो हम सब के साथ एक साथ बिस्तरी करना चाहता था, वो भी एक वक्त में ही। अब अचानक से पुलिस के सायरन ने उनकी हालत गैर कर दी थी, लेकिन मेरी तो बातें खिल उठी थी। मेरे पास एक बेहतरीन मौका था और मैं इस मौका को ज़ाया नहीं करना चाहती थी। पहले जो मेरे दिमाग में ये ख्याल आते थे कि अगर इस शख्स ने मुझे तलाक दे दी, वो भी 1 हफ्ते में, तो लोग मुझे ना जाने किन किन इल्काबात से नवाजेंगे। लेकिन मेरे निकाह के बारे में तो किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। सिर्फ इस बारे में मुझे मालूम था कि मुझे मेरे चचा ताया लेकर गए हैं, और अगर मैं इन पुलिस वालों की मदद से यहाँ से बाहर चली जाती तो मैं आराम से अपने घर में रह सकती थी, और फिर कुछ भी करके मैं इस शख्स से तलाक ले लेती। यही सोचकर मैं सब चीज़ें छोड़े बाहर भागी थी, जबकि ज़मान साहब भी मेरे पीछे ही आए थे। शायद वो घर के पिछले हिस्से से निकलना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस की पूरी फोर्स इनके महलनुमा जैसे घर में फैल गई थी। फौरन ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और मैंने रो रो कर इन लोगों से मदद की अपील की थी, और इन लोगों ने अपना ही फायदा देख मुझे भी अपने साथ ही ले लिया था। ज़मान साहब की निगाहें मुझे अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। मैं जानती थी कि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा। उनका बस नहीं चल रहा होगा कि वो अभी और इसी वक्त मुझे ख़त्म कर दें, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं था। मैं यहाँ से जाना चाहती थी और यहाँ से जाकर ही मैंने दम लिया था। पुलिस स्टेशन में ले जाकर इन्हें तो थाने में बंद कर दिया गया था। ड्रग्स सप्लाई का इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था और इतनी आसानी से वो बाहर आने वाले नहीं थे। मैं भी यही सोचती थी कि इस बूढ़े शख्स के पास इतनी दौलत कहाँ से आई, जबकि उस 1 हफ्तों में तो इतना मैं समझ ही गई थी कि इसकी ये जायदाद काले पानी से ही बनाई गई है। और आज जब इसकी पकड़ हुई तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था कि जो वो करना चाह रहा था वो इसमें कामयाब नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में एक बड़ा अफसर हमजा आया था, जिसने मेरा सारा मसला सुनकर मेरे हवाले से छानबीन की थी। चंद ही पल में इसके सामने मेरा पूरा बायोडाटा मौजूद था। उसने मुझे रिहाई दे दी थी और मैं सीधा अपने घर आई थी। मेरी किराएदार ने मेरे आ जाने पर बहुत शुक्र अदा किया था और वो मुझे बताने लगी कि आपके पीछे से आपके चचा ताया आए थे और इस घर को खाली करवाकर बेचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बार मोहल्ले वालों ने आपका साथ दिया और इन्हें जलील करके यहाँ से भगा दिया कि ये किसी यतीम का है और हम किसी यतीम को
حق کو کسی اور کو کھانے نہیں دیں گے، جبکہ میں نے بھی روتے روتے اپنے اوپر بیتی تمام داستان ان کو سنائی تھی، جس کو سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی کرایہ دار کی مدد سے ہی طلاق کا مطالبہ کیا تھا اور خلع کا کیس دائر کر دیا تھا۔ میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ میرے پاس تعلیم تھی اور میں نے نوکری شروع کر دی تھی۔ شروعات کے دنوں میں تو مجھے بہت مسئلہ ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر ہی دیا تھا۔ میں سچی نیت کے ساتھ گھر سے نکلی تھی اور اللہ نے میری حفاظت بھی کی تھی۔ راستے میں بہت درندے آئے تھے، لیکن جب اللہ کا ہاتھ اپنے سر پر ہوتا ہے تو کسی بھی چیز کی پریشانیاں آپ کو نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہیں نا، کچھ پریشانی بن بلائے گی ہوتی ہے، آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ میری طلاق ہو جانے کے بعد میری زندگی میں آفیسر حمزہ آئے تھے۔ میں اس کے پاس بدل لینے گئی تھی اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی منع کر دیا، لیکن وہ بضد تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے ہی دم لے گا، اور اس نے بھی اپنی تمام حدیں تجاوز کر دی تھی۔ رات کے 1 بجے وہ میرے گھر آ گیا تھا اور اس کے ساتھ 2 لیڈی کانسٹیبل بھی تھی۔ اسے اپنے گھر میں دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ مجھے اریسٹ کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں روتی رہ گئی تھی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ سیدھا مجھے پولیس اسٹیشن میں لے کر آیا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس نے سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالا تھا۔ میں نے جب چیخ چیخ کر اپنا جرم پوچھا تھا تو وہ شخص اتنا ہی بولا تھا، جب تک تم مجھ سے شادی کے لیے ہاں نہیں بولو گی تب تک میں تمہیں حوالات میں ہی بند رکھوں گا۔ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم میری محبت کو اتنی آسانی سے ٹھکرا دو گی اور میں تمہیں جان دوں گا؟ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے میں جاؤں گا، کجا کہ تمہیں کسی بھی کیس میں کیوں نہ پھنساتا۔ آج مجھے پہلی بار اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ عورت کتنی ہی بے بس ہوتی ہے جب اس کے سر پر کسی مرد کا سایہ نہ ہو۔ ایک انجان مرد مجھ پر کیس کر کے حکمرانی کر رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں زمان صاحب سے تو طلاق لے چکی تھی اور انہیں تو ویسے بھی بہت لمبا پھنسایا گیا تھا، لیکن جو میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ بھی کم نہیں تھا۔ میں آفیسر حمزہ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بولتی ہوں، خدا کے لیے مجھے بخش دو۔ کیوں میری زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے آگے بھی ماں بہن ہوگی، مجھے جانے دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ جبکہ اس کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے۔ وہ کہنے لگا، تم ہاں کر دو، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا، اور اگر تم نے ہاں نہیں کی تو یاد رکھنا میں بالکل رعایت نہیں دوں گا۔ آفیسر حمزہ کی پرسنالٹی بہت ہی خوبصورت تھی اور دیکھنے والے اس انسان کو دیکھتے رہ جاتے تھے۔ پہلی بار جب میں نے بھی اسے دیکھا تھا تو میرا دل بھی ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا تھا، لیکن میں اتنی جلدی کسی سے شادی کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ مگر اب میں بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ میں عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر صبح سے پہلے تک میں اپنے گھر نہیں جاتی تھی تو پورے محلے میں یہ بات پھیل جاتی تھی کہ مجھے رات کو پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ میری کیا عزت رہ جاتی؟ مجھے اسی میں عافیت لگی تھی کہ میں اس شخص سے شادی کر لوں، نہیں تو ساری زندگی کا روگ ہی رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میرا یہ تجربہ کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے میں نے دل پر پتھر رکھ کر آفیسر حمزہ کو شادی کے لیے ہاں کر دی، جبکہ اس شخص نے اپنی محبت نبھائی تھی۔ میرا یہ تجربہ بیکار نہیں گیا تھا، بلکہ اس نے مجھے دلہن بنایا تھا اور بیوی ہونے کا مان بخشا تھا۔ جبکہ آج بھی میں زمان صاحب کو سوچتی ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے۔ اس شخص نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اور اگر اس رات پولیس کو چھاپا نہ پڑتا اس گھر پر تو نہ جانے وہ اس رات ہم چاروں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں تھا، لیکن میں اب شکر ادا کرتی ہوں کہ میری زندگی میں حمزہ جیسا انسان آیا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ پاک انہیں صبر کا پھل ضرور دیتے ہیں۔